और चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको एज अ काइंड ऑफ देख सकते हैं, और एक लमसम इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा फार्मा, निफ्टी फार्मा में, निफ्टी फार्मा की स्टॉक खुल गया आपके सामने, 20 स्टॉक है निफ्टी के अंदर फार्मा में, है ना। यहाँ पे अबाउट इंडिया भी है। देखिए बायोकॉन चला आज, अबाउट इंडिया चल रहा है 2.5% समवेयर अराउंड, एंड ब्रेकआउट की चांस बन रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहा है। कंपनी एक्चुअली बहुत बड़ी है, तो 30,000 का स्टॉक है, तो हर कोई इस पे ध्यान नहीं देगा, है ना। तो इसलिए मैं कभी आपने बात सुना नहीं होगा, मैंने ध्यान भी दिया इस पे, बात भी की इस पे। लुपिन गुड कंपनी, इज अ रियली डिसेंट कंपनी। एल्केम लैबोरेटरीज इज रियली गुड, है ना। एप्का लैब अभी आपने देखा ही सही, एप्का पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। डिवीज लैब का भी अभी बताया मैंने आपको रिसेंटली। सिप्ला का मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया। औरोबिंदो फार्मा बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर रहता है इसका भी, काफी अच्छा पैसा बनाने के लिए। ट्रेंड भी आप देखोगे तो ट्रेंड भी क्लियर ट्रेंड था इसका। तो यही है, आप ट्रेडिंग जब कर रहे हो तो ट्रेडिंग में आपका मेन पर्पज ये होना चाहिए, ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड को आपको पकड़ में आ गया तो फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। कहा भी जाता है ट्रेंड इज योर ओनली फ्रेंड इन द मार्केट। सन फार्मा हमने बात करी ली, लॉरस लैब्स की मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में बात की थी, उसके बाद भी प्लस ये स्ट्रक्चर अपसाइड ही है ना। अभी कंक्लूजन में मैं बताता हूँ क्या कंक्लूजन निकलता है इन सब चीज़ों का, और कैसे इसको हम देख सकते हैं, और कैसे इसके बेसिस पे हम एक अच्छी बैट ले सकते हैं, है ना। नाटको फार्मा वगैरह हो गया, ग्लेनमार्क फार्मा इज ऑल्सो डिसेंट कंपनी, बढ़िया है। ग्रेन्यूल्स वगैरह ये सब चल रहे हैं, ये आज नहीं चले। जनता फार्मा से लास्ट टाइम मैंने बताया था, ब्रेकआउट भी हुआ है इसमें, बट इतना बड़ा मोमेंटम नहीं मिला। लास्ट सेशन में अच्छा वो मिला था, आज नहीं मिला इसमें, बट वॉल्यूम अच्छा है तो चल सकता है अभी भी। और एक चीज़ और नोटिस करो, ये देखो रिजेक्शन शो किया है इसने, नीचे के बाद ऊपर जा रहा है ना, तो ये रिजेक्शन शो करती है ना। प्राइस अगर नीचे जाना होता तो चला गया होता, रिजेक्ट किया है ना यहाँ से प्राइस ने कहीं ना कहीं, तो देर आर चांसेस कि अभी भी यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम है, यहाँ से एंट्री बनाई जा सकती है। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का, इसको देखो पहले आप निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स है, निफ्टी 50 का इंडेक्स है, वैसे निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है। निफ्टी 50 कंपनी फार्मा के अंदर, निफ्टी फार्मा टॉप 20 कंपनीज है। यही नहीं सिर्फ 20 कंपनीज है फार्मा के अंदर, फार्मा के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, बट टॉप 20 कंपनीज जो एज अ मार्केट कैप वाइज हम देख रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पर सिमिलर स्ट्रक्चर देखा आपने, सिमिलर स्ट्रक्चर देखा, मैं आपको सारे चार्ट को क्लीन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने सिमिलर स्ट्रक्चर देखा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ब्रेकआउट हो गया बाद मोमेंटम मिला अप साइड में, राइट, देख लो आप, क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे। और क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, मान लो अगर मैं यहाँ से भी कैलकुलेट करूँ तो 5-7% के आसपास का टारगेट। यहाँ पे देखिए रेंज बनी थी, यहाँ पे देखिए रेंज बनी थी, एंड रेंज बनने के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद देख लिया आप मोमेंटम कितना मिला, ऑलमोस्ट 24% का, राइट। यहाँ पे देखिए मोमेंटम मिला 24% का। यहाँ पे देखिए दिस वन, ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, बड़ा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो या तो आप चाहो तो इसके बीज उठा सकते हो। बीज क्या होता है, फार्मा बीज, ईटीएफ्स होते हैं। आपको लगता है पूरा सेक्टर चलने वाला है तो आप यहाँ 20 उठा सकते हो, ठीक है ना। कोटक में आपको एमटीएफ मिलता है 20 के ऊपर भी, यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप 50,000 रुपये या 40,000 रुपये तक का काम कर सकते हो, राइट। इतनी 20 उठा सकते हो, 20 मतलब ईटीएफ, जैसे इस इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे 20 बढ़ेंगे, राइट। सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। तो आप इनके बेसिस पे भी सेफ और सिक्योर पैसा कमा सकते हो। सेफ एंड सिक्योर के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो सीधे सीधे यहाँ पे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी आप डाल सकते हो, राइट। ऐसी ऐसी जगहों पर ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आप आराम से रखो, पूरा सेक्टर चल रहा है ना, आप एक आध दो कंपनी में क्यों फंसा रहे हो। अगर आपको चाहिए सेफ्टी एंड सॉलिड रिटर्न्स, ईटीएफ में कौन पसंद करता है काम करना, जिनको सेफ्टी चाहिए और सॉलिड रिटर्न चाहिए। अगर आपकी छोटी मोटी गलतियां, अगर और बड़ा का जब कैपिटल होता है तो इंसान यही सोचता है ना कि सेफ्टी तो है ही ना कहीं मेरे को यहाँ पे, तो क्यों नहीं इन्हीं में ध्यान दिया जाए, ठीक है। और दूसरी चीज, जब बात बात आती है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, है ना, म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने काफी अच्छी वीडियो बनाई है, आपको आई होप सबको देखी होगी आपने, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सिंपल, जो एक बेसिक इंसान जिसको कोई आइडिया नहीं है मार्केट के बारे में वो भी समझ पाए। तो उन लोगों के लिए भी, है ना, जब आप हमारे मतलब एक तरीके से जुड़ते हो मेरे साथ, एक तरीके से म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर आते हो, तो सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होता है, वो ये होता है कि कब मार्केट में सेक्टर रोटेशन हो रहा है, कब मार्केट में सेक्टर रोटेशन हो रहा है। जब मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता है तो वहां पर कैसे फंड्स को शिफ्ट करना है। मान लो आपका एक म्यूचुअल फंड में अमाउंट, आपने 5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, और पता है कि हाँ यहाँ पे सेक्टर रोटेशन वगैरह हो रहा है और हमारा अमाउंट पड़ा हुआ है, तो उसी एएमसी के किसी अच्छे फंड्स में हम वहाँ पे एसटीपी कर सकते हैं, है ना। मैंने फिर से रिपीट करना है यहाँ पे, मैंने क्या बोला, मेरे पास म्यूचुअल फंड जो होते हैं, मैं म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इस चीज़ से रिलेटेड। तो एसटीपी हम यहाँ पे करते हैं जब पता होता है कि एक फंड, मान लो आपने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल तक इन्वेस्ट किया है, फिर 3 4 4 साल में आपका कॉर्पस बहुत बड़ा हो गया, 10 लाख 20 लाख का कॉर्पस हो गया, इन्वेस्टमेंट, है ना। म्यूचुअल फंड इज अ सेफ, वहाँ पे इक्विटी जैसी रिस्क नहीं होती है। तो अगर आपका इतना बड़ा कॉर्पस है और दिख रहा है, अगर दिख रहा है कि हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई सेक्टर में अच्छा पैसा बन रहा है, या सेक्टर यहाँ से चलने वाला है, रिवाइवल होने वाला है, पर्टिकुलर सेक्टर में आईटी हो गया, फार्मा हो गया, इंफ्रा हो गया, एफएमसीजी है ना, डिफेंस है, कोई भी सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म करने वाला है और ऐसा लग रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान करते हैं। जो आप पर्सनली म्यूचुअल फंड बाय करते हो वो वहाँ से भी आप कर सकते हो, बट आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। मैं मार्केट में 24 आवर्स एक तरीके से रहता ही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का आइडिया होता है कि कब मार्केट में रिवाइवल हो सकता है, कब क्या चीज़ें हो सकती है। तो ये एक्सपर्टीज जो होती है ये नॉर्मली मैं अपने क्लाइंट्स को भी देता हूँ, बताता भी हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ फंड्स, मान लो 20 लाख 50 लाख का फंड है, तो कुछ फंड हम क्या करते हैं एसटीपी के थ्रू
उस पैसे को इन फंड्स में डालना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, आपको एक्स्ट्रा मनी डालने की जरूरत नहीं है, और जब ये वापस रिलीज स्टार्ट हो जाती है, बंद चलना स्टार्ट हो जाती है, मिल जाता है 25%, 30%, है ना। आप देखिए यहाँ पे, आप देखो इस चीज़ को, क्या हम इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा सकते क्या? कितना मिला? 21%। कितने दिन में चला? कितने दिन में चला? ऑलमोस्ट देखो, जून से लेकर अक्टूबर, कितना सा टाइम है ये? ज़्यादा बड़ा टाइम थोड़ी ना है। यहाँ पे आप देखो 25%। तो अगर हम देखें ना तो जो कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में तो ज़्यादा रिटर्न है नहीं, 15%, 18% बहुत बड़ी बात होती है। कभी कभी नहीं चलता, मार्केट नहीं चलते, जब मार्केट नहीं परफॉर्म कर रहे होते ना तो प्रॉब्लम तब होती है। पर जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कुछ फंड्स चल रहे होते हैं। अभी अभी हम देखें निफ्टी काफी टाइम से डाउन है, और हम देखें तो मिड कैप वगैरह में चल रहा है, तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर तो चल रहे हैं, उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में हम कैसे पैसा पार्क कर सकते हैं, पूल कर सकते हैं। जिससे आपने देखा होगा लोग एफडी में पैसा क्यों रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सेफ्टी मिल रही है, पैसा पार्क करने की जगह मिल गई। डेट फंड्स में क्यों डालते हैं जहाँ पे लॉक इन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता, वहाँ इसलिए होता है पैसा पार्क करने का एक ऑप्शन मिल जाता है कि पैसा पड़ा हुआ है, मेरे को नेगेटिव रिटर्न तो नहीं मिल रहा ना, कम से कम कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट मिल रहा है और कुछ पैसा बनी रहा है और साथ साथ पैसा पड़ा हुआ है ना। तो हम म्यूचुअल फंड के तौर पे भी कई सारे फंड ऐसे होते हैं जहाँ पे पैसा पार्क कर सकते हैं, साथ साथ जब आप बात आती है किसी सेक्टर की रिवाइवल की, सही टाइम पे पैसा डालने की, तो वहाँ पे हम एसटीपी के थ्रू, है ना। आपने एक का नाम सुना होगा, एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसडब्ल्यूपी का मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, है ना। एसडब्ल्यूपी विड्रॉल प्लान, कैसे एक सर्टेन टाइम के बाद आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हो, है ना। वो मैंने पूरी वीडियो पे बता रखा है आपको, अगर आप देखोगे फिर से। एसटीपी का मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, ना कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फंड में हमारा पैसा, और कुछ पैसा हमने डाल दिया, डालते गए यहाँ से निकाल लिया, जब दिख गया कि हाँ आराम से 20-25% मिल गया मेरे को, फिर वापस आप चाहो तो अपने पैसे को उसी जो मेन फंड है, जो आपका एक मेन जिस पे आपका मेजर पड़ा हुआ है, वहां से आप रख सकते हो। म्यूचुअल फंड इज द ओनली थिंग जहां से आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ऐसा मैं आपको साइकोलॉजिकल तरीके से समझाता हूँ कैसे। देखिए, म्यूचुअल स्टॉक्स में अगर आपने कोई स्टॉक बाय भी कर लिया, देखो एक तो ना सीजन इन्वेस्टर जो बनता है ना, सीजन इन्वेस्टर बनता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मेरे कहने पे, किसी और के कहने पे, या किसी से टिप लेकर आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे ऑनेस्टली। अगर मैं आपको राकेश झुंझुनवाला जी की स्टोरी पे समझाऊं और साइकोलॉजिकली समझाऊं ना, तो टाइटन का स्टॉक जब से उन्होंने बाय किया, उसके बाद से वो ऑलमोस्ट कई बार, 4-5-6 बार, वो ऑलमोस्ट 50% तक गिर गया है। जब 50% आपका कैपिटल अरोजन होता है ना, आपका पैसा गिरता है नीचे, है ना, 1 करोड़ का 50 लाख हो गया, 10 करोड़ का 5 करोड़ हो गया, तो वो जो होता है ना, तो हर कोई झेल नहीं पाता, उसी को साल को संभाल नहीं पाता, इतना टेम्परामेंट नहीं होता हर किसी के पास में। तो जब ऐसा नहीं होता है तो अ, वो कैसे आएगा? वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा, ओवर द पीरियड ऑफ आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको आएगा। या फिर आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, या फिर आपको ऐसा है कि ठीक है मैंने डाल के छोड़ दिया, आंखें बंद करके सो गया, पता ही नहीं है, भूल गया। ऐसा कभी नहीं होता है। कहते हैं ना कि हमने लेके हम भूल गए, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ अपने मन को समझाने की बात है कि हमने ले लिया, हमने भूल गया, ऐसा कभी नहीं होता। या तो आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जैसे जिन लोगों ने एमआरएफ के शेयर लिए होंगे, जिन्होंने इन्फोसिस में शेयर डाले होंगे, लिए होंगे, जिनको या कोई एम्प्लॉय वगैरह होते हैं उनको मिल जाते हैं, है ना। उनको उनको नेसेसिटी नहीं है। अगर आपकी नेसेसिटी नहीं है स्टॉक को छेड़ने की, तब तो आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा वेल्थ कहाँ पे क्रिएट होती है? रियल एस्टेट में। जब मैं आपको एक चीज समझा जाता हूँ सिंपल सी, अगर आपने कोई प्लॉट लिया, कोई लैंड लिया, तो आप रोज अपने ब्रोकर को कॉल करके पूछोगे क्या कि आज मेरी लैंड का कितना प्राइस हो गया, है ना। वही आगे से आपको कॉल करेगा, बिकॉज उनको बेनिफिट दिख रहा है, राइट। तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आप ऐसे थोड़ी ना कि हर रोज लगा रहे हो या 1 महीने बाद भी लगा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिंग का तो बात अलग है, बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का, तो वो पैसा बहुत बन सकता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा लोग इंडिया में, अगर हम देखें टॉप बिलियनर्स की लिस्ट में देखें, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल ने अपना पैसा रियल एस्टेट में बनाया है। बिकॉज रियल एस्टेट में क्या होता है आपको दिखता नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी होगी, आप रोज अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, चेक करोगे प्लस माइनस कितना हो रहा है। ये मैंने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताई कि साइकोलॉजिकली ऐसे सोचते हैं हम, साइकोलॉजी के ऐसे हमारा दिमाग काम करता है। तो मान लो कभी नेगेटिव न्यूज आपने देख ली, क्या तो नेगेटिव न्यूज है मार्केट में, हर जगह ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, तो मेरे को तो अभी कल परसों तो मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख प्लस में चला था, आज 8 लाख ही रह गया, तो निकालता हूँ फटाफट बाहर करता हूँ, है ना। आप निकालोगे, वो थोड़ा टाइम अगर नहीं रख लेते तो हो सकता है कि आज 10 का था तो कल को 50 का भी हो जाता। तो पॉइंट यहाँ पर है मेरा ये कहने का मतलब कि टेम्परामेंट एक्सपीरियंस के साथ साथ आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे, उससे पहले आप नहीं सीख पाओगे। तो हम क्या कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स में ही आप अपनी वेल्थ क्रिएट, या गोल्ड में लोगों ने वेल्थ क्रिएट करी है। गोल्ड में जिन लोगों ने बहुत सालों पहले गोल्ड लिया है, जिनके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में गोल्ड पड़ा है, उनकी वेल्थ भी ऐसी बढ़ गई। लैंड में जिन लोगों के पास लैंड था, उनकी वेल्थ भी ऐसे बढ़ गई। जैसे आप नॉर्मली भी देखोगे तो कई सारी बड़ी सिटीज में लैंड के प्राइसेस ओवरनाइट इतने बड़े, इतने शूट अप हुए, है ना। कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो बहुत अच्छा आपको दिखाई। ये तो बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सबसे सिंपल अच्छा तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स की बेसिस पे आप अपना कैपिटल पार्क भी कर सकते हो, आप अपना कैपिटल ग्रो भी कर सकते हो। उसकी ग्रोथ वही है, सिंपल, और वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखो, 7 साल, 10 साल, 20 साल तक, अगर 15 साल का अगर आप होराइजन लेके चल रहे हो और आपका कोई गोल है, तो वो उसके लिए, मेरे पास कई लोग होते हैं जो ट्रैवलिंग के लिए गोल बनाते हैं, है ना। कई सारे लोग होते हैं चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट के लिए, मैं सबके लिए कहता हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हर किसी पर्सन को कहता हूँ कि आपको एक सिंपल अमाउंट रखना चाहिए, और डे हर ईयर आपको अपना म्यूचुअल फंड ग्रो करना चाहिए। लाइक आज 5,000 से किया है तो नेक्स्ट ईयर आप 6,000 कर दो, या 5,500 कर दो, या फिर 6,500 कर दो, है ना। धीरे धीरे बढ़ाना, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि जब कंपाउंडिंग काम करेगी, जब वो कंपाउंडिंग के बेनिफिट आपको दिखाई देने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा अपना कैपिटल यहाँ पे ग्रो कर लिया। दैट इज व्हाट इज मैटर। और बहुत सिंपल चीजें हैं, बट समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और जितना ज्यादा हम लेट करते जाते हैं, वैसे वैसे हमको पता चलता है कि अरे मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी, हमने वहां पे मिस कर दी। तो म्यूचुअल फंड इज द बिल्कुल इजिएस्ट एंड मोर
इंपॉर्टेंट एसेट क्लास जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के में होते हुए भी साथ साथ यहाँ पे एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी यहीं पे देख लें, फार्मा की बात कर लें। फार्मा अगर आप देखो 2023 से लेकर अब तक 90% का दे चुका है रिटर्न आपको, 2023 मार्च से लेकर अब तक, है ना। तो अगर आप सोचोगे कि म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न दे देंगे, नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं दे देंगे इतना रिटर्न। वो आपको कौन बता पाएगा? जब आप किसी के साथ जुड़ते हो तो। जैसे मेरे पास कई सारे क्लाइंट हैं जिन लोगों को मैंने आईटी में सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कराया, सही टाइम पे निकलवा भी दिया, वापस पैसा वहीं के वहीं आएगा जहाँ पे पड़ा हुआ था, है ना। कुछ अच्छे फंड से कुछ भी अगर एनएफओ वगैरह भी आता है तो वहाँ भी हमको लगता जरूर है कि अरे इतने रिटर्न हम ट्रेडिंग में कमा लेंगे। ट्रेडिंग में आप कमा लोगे, बट जब आपका अपना अमाउंट बढ़ेगा, क्या आप सेम रिस्क 10 लाख से ले सकते हो क्या? सेम रिस्क आप 50 लाख से ले सकते हो क्या? सेम रिस्क आप 1 करोड़ से ले सकते हो क्या? नहीं ले पाओगे। वो रिस्क आप नहीं ले पाओगे। वो रिस्क आप तभी ले पाओगे जब व्हेन यू आर श्योर अबाउट इट कि हाँ, यहाँ पे मेरे को डाइवर्सिफाई मोमेंटम, डाइवर्सिफाई फंड तो मिल रहा है, और साथ साथ यहाँ पे मुझे एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। यानी कि हाँ, यहाँ से पैसा कहीं ना कहीं पार करना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हो सकता है ये जो शूट अप आए, जो रन अप आए, उससे मेरा बेनिफिट हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एसआईपी रखने का, जुड़ने का, और साथ साथ एसटीपी करने का, है ना। कई बार अच्छे फंड्स आते हैं, कुछ बार कुछ निकल रहा होता है। जैसे अब मैं निफ्टी आईटी की बात करता हूँ आपके सामने, तो आईटी इंडेक्स की बात करें तो आईटी में भी जो है, जब मोमेंटम मिला था, अच्छा रिकवरी आने वाला था, तो ये सोच के कि हाँ, हम एटलीस्ट कम से कम 15% तक रिटर्न निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद भी लगा कि नहीं, अब चीज़ चेंज हो रही है, ऐसे मेजोरिटी ऑफ ट्रेंड यही कह रहे थे कि प्लस में रहेगा। तो उसके बाद आप देखोगे टोटल मिला के काफी अच्छा रिटर्न मिला। अब तो 35-6% का तुम हाई बनेगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पे निकलवाया या फिर यहाँ पे एग्जिट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप नॉर्मली इतना ही कैप्चर कर पाओगे, 25% ही। बट म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा सेफ्टी और सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि आपका पैसा सिर्फ एक सिंगल कंपनी में नहीं है, मल्टीपल चीज़ों पे है ना। बाकी कई सारे एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो इसको ट्रैक कर रहे होते हैं, फंड मैनेजर्स वगैरह होते हैं जिनके पास ज़्यादा डेटा होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी टीम होती है। आपके पास पूरी टीम नहीं है, आपके पास वो सब चीज़ें नहीं होती। मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे पता रहता है कई सारी चीज़ों के, मार्केट से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई जगह ऐड है, तो इस चीज़ का हम बेनिफिट उठा सकते हैं, उस चीज़ का हम फायदा ले सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है एसटीपी वगैरह करने का, ये सब चीज़ों करने का। तो मैंने पूरा क्या डिस्कस किया आपके सामने, एक पूरा पूरी समझाई इस चीज़ को कि एक सेक्टर के रोटेशन के टाइम पे, सेक्टर रोटेशन के टाइम पे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर और ट्रेड करके, और बहुत सेफर वे में। कोई भी मतलब ये सबसे ज्यादा सेफ जगह है। एफ एंड ऑप्शंस तो हाईएस्ट, बहुत ज्यादा रिस्की होती है ये चीजें, तो कमोडिटी बहुत रिस्की है, वहाँ पे कम रिस्क है, बट इक्विटी भी रिस्की है, बट इक्विटी से भी जो सबसे ज्यादा सेफ होती है, जिनको जो जहाँ इतने रिस्क को हर किसी पर्सन को उठाना ही चाहिए, जहाँ पे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते, वो है म्यूचुअल फंड्स। और जहाँ से आप ये सब चीज़ें अगर ट्राई करते हो तो आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हो। जो कई लोग कहते हैं ना, 15%, 16%, 17% के रिटर्न मिलते हैं, 18% के रिटर्न मिलते हैं, हमको तो इतने रिटर्न मिले। तो रिटर्न हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उससे 20-22-25% तक ले जा सकते हैं, कैसे हम अपने कंपाउंडिंग को बढ़ा सकते हैं, है ना। आपने रूल ऑफ 72 का नाम सुना होगा, रूल ऑफ 72। रूल ऑफ एक फाइनेंस का रूल है ना, रूल ऑफ 72। ये क्या बताता है? ये बताता है अगर आप किसी भी परसेंटेज से आपका ग्रो कर रहा है ना, मतलब एक तरीके से मान लीजिए आपका अमाउंट जो है, आपका पैसा जो है 12% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो 12% से अगर आप ग्रो कर रहा है तो 12%, 12 को अगर आप 72 से डिवाइड करोगे, एक सेकंड मैं आपको शो करता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ इस पर, है ना। तो हाँ, अगर 72 से आप उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करोगे ना, तो उतने उतने सालों में आपका पैसा यहाँ पर डबल हो रहा है। ये होता है रूल ऑफ 72, है ना। तो आपको किस हिसाब से रूल ऑफ 72, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 72 को, मान लो 72 डिवाइड बाय अगर आप कर रहे हो यहाँ पे 15%, 15 से, तो कितने दिन में आप, कितने सालों में आपका पैसा यहाँ पर जो है वो डबल हो रहा है, अराउंड 4.8 समथिंग, या 5 ईयर्स आप मान के चलो, वहाँ पे 5 ईयर्स लग जाएंगे। तो ये एक रूल ऑफ 72 होता है। तो हम कैसे यहाँ पे अपने रिटर्न्स को ग्रो कर सकें, रिटर्न्स को बढ़ा सकें। जब ओवर ओवर द पीरियड टाइम देखते हो ना, तो आपका पैसा कंपाउंड होते हुए नजर आता है। तो कंपाउंडिंग में वो चीज़ बड़े काम आती है। कभी कभी होती है कि अभी अब पिछले 3 साल से मार्केट अच्छा चल रहा है तो अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। जब ग्रोथ अच्छी नहीं दिखाई देगी तो क्या करोगे? तब काम आएंगे आपके हाइब्रिड फंड्स, काम आएंगे तब आपके डेट फंड्स काम आएंगे। ये फंड्स बहुत काम आएंगे। मैं म्यूचुअल फंड का भी पूरा अभी एक एक ही क्लास हुई है, और भी बहुत